हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है एविडेंस लॉ की क्लास 6 है। ठीक है, क्लास 6 में जो हम लोग कई चीज़ें देखते हैं, इसमें आपकी जो धाराएं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके संघ स्वीकृति वगैरह जो यहाँ पे स्वीकृति होती है और संघ स्वीकृति होती है, इन दोनों में भेद भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर और चीज़ें समझने वाली को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम पहला अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि आपका संघ स्वीकृति क्या होती है। संघ स्वीकृति क्या होती है? ठीक है, संघ स्वीकृति की बात की जाए तो इसको कॉन्फ्रेक्शन बोलते हैं, और कॉन्फ्रेक्शन की जो आपकी परिभाषा जो है साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी आपकी नहीं दी गई है। संघ स्वीकृति से संबंधित जितने भी उपबंध होते हैं, उपबंध मतलब नियम होते हैं, ठीक है, वह स्वीकृति शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। अब संघ स्वीकृति की अगर जो बात की जाए तो ये सारे शीर्षक किसके अंतर्गत आते हैं? आपके स्वीकृति के अंतर्गत। मतलब क्या है, जैसे अगर जो बात की जाए तो आपका जैसे कानपुर है, तो कानपुर कहाँ है? तो कानपुर आपका किसके अंतर्गत आता है? कानपुर आपका किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, कानपुर आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उसी तरह से आपकी जो संघ स्वीकृति है, संघ स्वीकृति, ये आपकी इसके अंतर्गत आती है, ये आपकी आती है स्वीकृति के अंतर्गत। ठीक है, ये आपकी आती है स्वीकृति के अंतर्गत। और संघ स्वीकृति की एविडेंस लॉ में कहीं पर भी आपकी परिभाषा नहीं दी गई। ठीक है, इससे जो है विधान वेत्ताओं का यह आशय प्रकट होता है कि वह स्वीकृति तथा संघ स्वीकृति में परिभाषा की दृष्टि से कोई भेद नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या है, इसमें बोला गया कि जो चीज़ आपकी स्वीकृति है, ठीक है, वो आपकी जो है संघ स्वीकृति नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ आपकी संघ स्वीकृति होती है वो आपकी जो है स्वीकृति जरूर होगी। इसका क्या मतलब हो, अगर जो रीजनिंग के में देखा जाए तो रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि ए आपका बी है, ठीक है, बी आपका ए नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वही टाइप का क्वेश्चन अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बोला गया कि आपका जो संघ स्वीकृति है, यहाँ पे संघ स्वीकृति आपकी जो है संघ स्वीकृति, ठीक है, ये आपका जो है यह स्वीकृत तो होती है, स्वीकृति होती है। ठीक, संघ स्वीकृति आपकी क्या होती है? स्वीकृत होती है, लेकिन स्वीकृत जो है ये आपकी संघ स्वीकृति नहीं होती है। दोनों में अंतर है, ये संघ स्वीकृति आपकी स्वीकृति होती है, लेकिन स्वीकृति आपकी संघ स्वीकृति नहीं होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया। धारा 17 में दी गई स्वीकृति की परिभाषा संघ स्वीकृति पर भी लागू होती है। धारा 17 में स्वीकृति को ऐसा कथन बताया गया है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में जो है अनुमान इंगित करता है, कोई अनुमान लगाता है। अगर ऐसा कोई स्वीकृत दीवानी कार्रवाई के संबंध में की जाती है तो इसे केवल स्वीकृत कहते हैं। ठीक है, अगर जो इसकी जो है आपका किसी अपराध के मामले में आरोप हो तो वहाँ पे उसको संघ स्वीकृति कहते हैं। किसी दीवानी मामले में वहाँ पे स्वीकृत हो जाती है, और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का जो आरोप वहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? संघ स्वीकृत हो जाती है। दोनों में अंतर आप समझने की कोशिश करना और समझते हुए चलना। ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे भी आपकी जो स्वीकृत है और संघ स्वीकृत दोनों को पढ़ने को मिलेगा। साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जो परिभाषा संघ स्वीकृत को निकलती है, ठीक है, संघ स्वीकृत की निकलती वही परिभाषा आपकी संघ स्वीकृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं। संघ स्वीकृत जो होती है वो ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिस पर किसी अपराध का आरोप होता है। वो चीजें आपको जो है विवादक तथ्य और आपका जो है सुसंगत तथ्य की ओर अनुमानित करती है। जो अनुमान उसका कथन इंगित करे वह कम से कम यह होना चाहिए कि उसने अपराध किया है। अपराध जब होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? संघ स्वीकृत हो जाती है। अगर जो दीवानी मामला होता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है? केवल स्वीकृत हो जाती है। संघ स्वीकृत की जो परिभाषा स्टेफेंस डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस में दी गई है वह लगभग इसी प्रकार होती है। संघ स्वीकृत ऐसी स्वीकृत है को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर कोई अपराध है। मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए जिस पे कोई अपराध होता है वो आपकी क्या होती है? संघ स्वीकृत होती है। ठीक है, जिस पे अपराध हो वो संघ स्वीकृत होती है, और जिस पे दीवानी मामला हो वो आपकी स्वीकृति होती है। ठीक है, और ये चीजें जो है क्या अनुमान भी प्रकट करती हैं, ठीक है, कि उसने अपराध किया होगा। अगला आपको पॉइंट है कि धारा 24 और धारा 24 में आपका जो है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई जो संघ स्वीकृति दंडिक कार्रवाई होते हैं उनके बारे में ये विसंगत कब होती है इसके बारे में बताया गया है। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा
की गई संघ स्वीकृति डांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि उसने कोई गलती की है, डांडिक कार्रवाई होता ही है, वहाँ पे संघ स्वीकृत हुई है, तो अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह उत्प्रेरणा, धमकी या फिर वचन द्वारा कराई जाएगी, जो कि वहाँ पे प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया हो। मतलब जो वहाँ पे आरोप जिसके तरफ से लगाया गया हो वो चीज़ें वहाँ पे कराई जाएगी। जो न्यायालय की राय के लिए पर्याप्त होगा वो चीज़ें वहाँ पे अनुमान लगाया जाएगा, वो उसी के आधार पे उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब उत्प्रेरणा द्वारा आपकी संघ स्वीकृत होती है। उत्प्रेरणा द्वारा संघ स्वीकृति इस धारा के अंतर्गत संघ स्वीकृति जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्वीकृति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत नहीं स्वीकृति हो जाएगी। ठीक है, स्वीकृति होने की इसी प्रकार है। ठीक है, वही जो उत्प्रेरणा द्वारा आपकी संघ स्वीकृति होती है वो इस धारा में स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है, संघ स्वीकृति आपकी उत्प्रेरणा, धमकी या फिर वचन द्वारा प्राप्त हो गई हो, या फिर ऐसी धमकी आदि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दी गई हो, या फिर उसके विरुद्ध कोई आरोप हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, स्वीकृति हो जाती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है उत्प्रेरणा, धमकी या फिर वचन क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप जानते हैं कि क्या होता है। ये सब चीज़ें आपकी जो होती हैं संघ स्वीकृति स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक होनी चाहिए। संघ स्वीकृति जो होती है मतलब जो स्वीकृत होती है, मतलब आपने जो किसी चीज़ को माना, ठीक है, उसमें जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर यह पश्चाताप या फिर दोष की पीड़ा से बचने के कारण हुई है तो यहाँ पे उसके पदाधिकारी जो होते हैं वो आशा प्रकट करते हैं कि इसीलिए इसका जो है साक्ष्य नहीं लेना होता है। ठीक है, और इस डर या फिर भय के कारण दिए गए कथनों को वहाँ पे क्या हो जाता है, सुरक्षाजनक नहीं होता है। कि अगर जो आपने किसी डर के माध्यम से किया है तो वहाँ पे वो साक्ष्य नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, और यही चीज़ें आपकी उत्प्रेरणा, धमकी और वचन में आप लोग जानते हैं क्या होता है, वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। प्राधिकारवान व्यक्ति क्या होते हैं, पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राधिकारवान व्यक्ति। ठीक है, संघ स्वीकृति विसंगत करने की दूसरी शर्त यह होती है कि उत्प्रेरणा, धमकी या फिर वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से हुआ हो। ठीक है, किसी के पास अथॉरिटी है और उसने आपको धमकी दिया हो, वचन दिया हो या फिर उत्प्रेरणा आपको दी हो, उसकी तरफ से अगर जो होती है तो ये चीज़ें होती हैं। और अब देखते हैं कि प्राधिकारवान व्यक्ति किसे कहते हैं। इन शब्दों में सरकारी व्यक्ति निसंदेह सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सरकारी व्यक्ति इसमें संबंधित होते हैं, मजिस्ट्रेट उनके कार्यकारी व्यक्ति संबंधित होते हैं, उनके लिपिक, पुलिस, जेल के प्राधिकारी, अभियोजक, ये सारे चीज़ें वहाँ पे संबंधित होते हैं। उन सबको जो है प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाता है। जिसके बारे में अभियुक्त यह समझता है कि वह अभियोजन की कार्रवाई को प्रभावित कर सकेगा। मतलब जिसके बारे में मान लो आपको धमकी मिली है तो आपको धमकी कौन देगा, वहाँ पे प्राधिकारवान व्यक्ति देगा। ठीक है, और आप समझते हैं कि ये जो यहाँ पे प्राधिकारवान व्यक्ति है इसकी वजह से हमारा केस जो है चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो चीज़ें आपका प्राधिकारवान व्यक्ति में आती हैं। सेना अधिकारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के प्रति प्राधिकारवान व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे एक छोटे लेवल मतलब एक जो सीनियर है, एक जूनियर है, तो ये जो जूनियर है इसके लिए सीनियर वाला प्राधिकारवान व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, जूनियर लोग अपने ऊपर वाले को जो है प्राधिकारवान व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, अगला आपको पॉइंट है आर बनाम गिबन्स। इस मामले में यह हुआ कि एक अभियुक्त जिस पर हत्या का आरोप था उसने सर्जन के प्रति कुछ संघ स्वीकृतियाँ की थी और उन्हें प्रकट करने के लिए डॉक्टर बुलाया था। जिस समय कैदी अपना कथन दे रहा था डॉक्टर वहां उपस्थित था और इसीलिए वह प्राधिकारवान व्यक्ति था। ठीक है, डॉक्टर वहां पे क्या था, प्राधिकारवान व्यक्ति था। सर्जन ने न्यायालय को बताया कि उसने कोई या फिर उत्प्रेरणा प्रयोग नहीं की है, परंतु मौके पर एक ऐसी जो है वहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हुई है कि उसने कैदी से कहा कि बेहतर यही है कि तुम सच बता दो। मतलब ऐसी वहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हुई कि वहाँ पे बेहतर ये होगा कि तुम सच बता दो, और इसके बाद कैदी ने सर्जन से सब कुछ बता दिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हुआ। उसके बाद निर्णित यह हुआ कि सर्जन ने किसी धमकी आदि का प्रयोग नहीं किया था। उस प्रेरणा ऐसी व्यक्ति से आई थी जिसका अभियोजन से कोई संबंध नहीं था, इसलिए सर्जन के प्रति संघ स्वीकृति स्वतंत्र और स्वैच्छिक थी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बोला गया, वहाँ पे डॉक्टर था, उसने बोला कि जहाँ पे आपको जो कुछ सच है वो सब बता दो। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो डॉक्टर था, जो वहाँ पे सर्जन था,
तो वो कोई मैटर नहीं करता था कि उसका जो है केस चेंज करवा देगा, तो इसीलिए वहाँ पे वो क्या हुए, संस्वीकृति वहाँ पे स्वतंत्र और स्वैच्छिक मानी गई थी। वहाँ पे किसी का दबाव नहीं था सर्जन के ऊपर, जो कि उसने वहाँ पे पूछा था किससे, उस कैदी से। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है धमकी आदि आरोप के बारे में होनी चाहिए। धमकी जो होती है ये आरोप के बारे में होनी चाहिए, कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ, समझिए यहाँ पे जैसे एक ये है ए, एक ये है बी, ठीक, ए बी ये है, तो इन्होंने इसको धमकी दिया, ठीक है। धमकी जब दिया, ठीक है, तो किस बारे में धमकी देंगे, कोई ना कोई आरोप के बारे में धमकी देंगे ना। तो धमकी ये सब जो होनी चाहिए किसी ना किसी बीच के जो है, किसी ना किसी आरोप के बारे में चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वहाँ पे धमकी दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप रोड पे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, आप किसी को धमकाते हुए जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है। कोई ना कोई वहाँ पे गलती हुई होगी, तभी वहाँ पे धमकी का प्रयोग होता है। ठीक है, या फिर उत्प्रेरणा का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कब होती हैं, जब आपको वहाँ पे आरोप होता है। यह आवश्यक होता है कि धमकी आदि उसी आरोप में हो जिसके लिए कैदी का विचारण हो रहा हो। यह बात धारा में स्पष्ट कर दी गई है कि धमकी आदि उसी आरोप के बारे में होनी चाहिए जिसके लिए अभियुक्त वहाँ पे विचारण हो रहा हो। अभियुक्त को यह महसूस होना चाहिए कि जिस आरोप के बारे में उसे धमकी दी गई है उसके संबंध में उसकी दशा उसकी संस्वीकृति के अनुसार अच्छी या फिर बुरी होगी। अन्य अपराधों या फिर अन्य व्यक्तियों के अपराधों में दी गई धमकी वहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं होती है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। एक व्यक्ति जिस पर हत्या का आरोप था उसे पंचायत ने धमकी दी कि अगर सच ना बताया तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा। इस धमकी के कारण दी गई संस्वीकृति सुसंगत मानी गई क्योंकि धमकी या फिर आरोप से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है ऐहिक रूप से फायदा। ऐहिक रूप का आपका क्या फायदा होता है, बेनिफिट ऑफ टेम्परल नेचर। इसको हम देखते हैं कि देखिए जहाँ पे धारा 24 के अंतर्गत चौथी शर्त यह होती कि उत्प्रेरणा आदि ऐसी होनी चाहिए कि न्यायालय वहाँ पे विचार में अभियुक्त को युक्ति रूप में जो है यह समझने का पर्याप्त अवसर मिला हो कि संस्वीकृति से उसे कार्रवाई के रूप में ऐहिक रूप का फायदा हो रहा है या किसी हानि से वह बच रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे फायदा होता है कि वहाँ पे अगर जो संस्वीकृति है उसकी कार्रवाई है उस रूप में उसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के रूप में आपको फायदा मिलता है। जिस हानि के लिए वहाँ पे धमकी दी जा रही है या फिर जिस फायदे का वचन दिया गया है वह भौतिक या फिर दुनियावादी है भी या नहीं है, ठीक है, वह जो है ऐहिक प्रकार का होना भी चाहिए। जाति से निकाल देने की धमकी चाहे ऐहिक प्रकार की हो तब जब तक कि उसका कार्रवाई से कोई संबंध ना हो स्वीकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको बोला गया कि हम आपको जात से निकाल देंगे, तो वहाँ पे मान लो आपकी कोई कार्रवाई से संबंधित नहीं है, किसी चीज़ से वहाँ पे संबंधित नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं ना, तो वहाँ पे आपके संस्वीकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मिक या फिर नैतिक प्रकार की उत्प्रेरणा से स्वीकृति आपकी नष्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, आत्मिक या फिर नैतिक प्रेरणा से आपकी जो है संस्वीकृति आपकी नष्ट नहीं हो जाती। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे उदाहरण से समझाया गया है कि जहाँ की एक अभियुक्त से कहा गया कि समझ लो तुम सही बता रहे हो और तुमने एक अपराध किया है और एक और मत करो, मतलब एक तुमने किया है लेकिन एक और मत करो और सच बता दो, मतलब तुमने कोई गलती किया है, ठीक है, अब उसको छुपा कर तुम एक अपराध और मत करो लेकिन जो चीज़ तुमने किया है उसको तुम सच बता दो। ऐसी उत्प्रेरणा से प्राप्त होने वाली संस्वीकृति को विधि पूर्व बताया गया और इसी तरीके से एक अभियुक्त को मंदिर ले जाकर कहा गया कि आप यहाँ पे ईश्वर के नाम का जो है सच बताओ, ईश्वर के नाम पे सच बताओ, और उस सच को वहाँ पे स्वीकृति वैध ठहराई गई थी। ठीक है, अगला आपका पॉइंट सेक्शन आपका यहाँ पे 25 और 25 में बताया गया कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति को साबित ना किया जाना। ठीक है, इसको धारा 25 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका किसी ऑफिसर से की गई जो है कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। ठीक है, कोई भी ऑफिसर होता है, ठीक है, वह कोई भी संस्वीकृति किसी भी अपराध की जो है अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। एक अन्य प्रकार की संस्कृति जिसे अधिनियम द्वारा स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं माना जा रहा है वह आपकी होती है कि वह किसी पुलिस ऑफिसर के प्रति की गई स्वीकृति, मतलब जो इसमें एक संस्कृति होती है जो आपकी स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं मानी जाती है वो आपकी संस्कृति होती है पुलिस के द्वारा संस्कृति। धारा 25 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि
ऐसी संस्कृतियां आपकी साबित नहीं की जाएंगी। जो आपकी पुलिस के द्वारा संस्कृति होती है उसको आपकी साबित नहीं की जाएगी। अगर पुलिस के समक्ष की गई संस्कृतियां साबित करने दी जाती है तो वह पुलिस अभियुक्त को मारपीट कर जो है कहलावा लेती कि वह दोषी है। मतलब जो है मान लीजिए अगर जो रखा जाता कि पुलिस जो है अपनी बात वहाँ पे रख पाती और बोलती कि जो है उसकी संस्कृति मानी जाती, तो वह पुलिस वाले क्या करते कि जो दोषी को मार पीट कर जो है उनके जो है अपनी जो है डंडे के सहारे जो है उसको आरोप जो है सिद्ध करवा लेते। कब दोषी होता कोई व्यक्ति या ना होता, फिर भी वह जो है मारपीट के सहारे उसको क्या करते वहाँ पे दोष को सिद्ध करवा लेते। इसीलिए जो है पुलिस की संस्कृति वहाँ पे मानी नहीं होती है। यह भी तो स्वीकृति आपकी जो होती है वह स्वैच्छिक होती है और ना ही आपकी इस आधार पे होती है कि न्यायालय को कोई कार्य कर पाता है। मतलब यहाँ पे अगर यह स्वीकृति आपकी जो स्वैच्छिक होती तो इससे जो है इसके आधार पर न्यायालय अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि न्यायालय में क्या होता है कि आपका जो है कोई भी केस है उसमें जो है आपको न्याय मिलना। लेकिन पुलिस क्या करती, पुलिस अपने डंडे के सहारे किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे डंडे के सहारे दोषी जो है सिद्ध कर देती, फिर न्यायालय का वहाँ पे कोई काम ही नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए पुलिस की स्वीकृति जो होती है आपकी वहाँ पे ना तो जो होती है उस संस्वीकृति वो आपकी ना तो स्वैच्छिक होती है और ना ही उसको माना जाता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे पुलिस की उपस्थिति का अगर जो प्रभाव देखा जाए तो केवल पुलिस की उपस्थिति या का यह प्रभाव नहीं होना चाहिए कि जब कोई संस्वीकृति किसी के समक्ष की जा रही तो कोई पुलिस वाला आदमी संभवतः ही वहां खड़ा हो और सुन ले। इससे संस्वीकृति की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं आता है कि मान लीजिए किसी के सामने अपनी जो स्वीकृति वहां पे रखी जा रही है, वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है पुलिस वाला, तो वो अगर जो सुन लेता है तो उसकी संस्वीकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस को गुप्त अभिकर्ता है और उसे वहां पर केवल संस्वीकृति को सुनने के लिए भेजा गया है तो वह संस्वीकृति पुलिस के समक्ष संस्वीकृति की भांति विसंगत हो जाएगी। मान लीजिए कोई आपका वहां पे जो है गुप्त पुलिस वाला है, ठीक है, और उसको वहां पे केवल संस्वीकृति सुनने के लिए भेजा जा रहा है तो वहां पे संस्वीकृति उसकी विसंगत हो जाएगी। ठीक है, धारा 26 आपका कहता है कि पुलिस की अभिरक्षा में हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। मतलब जो पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस की कस्टडी में है उस अभियुक्त की जो संस्वीकृति होती है वह उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाना। कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसने कोई चीज़ सखरा है, कोई भी संस्वीकृति अपनी दी है, कोई भी अपने चीज़ों को बयान दिया है, ठीक है, तो वो पुलिस कस्टडी में है तो वो बयान दिया है, लेकिन वो बयान माना नहीं जाएगा जब तक वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने वह जो उपस्थित होकर स्वीकृति वहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तब तक वह बयान नहीं माना जाएगा। धारा का प्रभाव अगर तो देखा जाए तो यहाँ पे धारा के प्रभाव की बात की जाए तो धारा आपकी जो ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, धारा 26, और इसमें बताया गया सिंपल सा चीज है केवल पुलिस के प्रति संस्वीकृति ही नहीं बल्कि पुलिस की अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति है तो उसकी भी संस्वीकृति वहाँ पे मान्य नहीं होती है जब तक वह जो है स्वयं किसी मजिस्ट्रेट के सामने गवाही नहीं देता है। ठीक है, अपने बयान को प्रस्तुत नहीं करता है। इस धारा का प्रभाव यह है कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान की गई संस्वीकृति आपका वहाँ पे साबित नहीं होगी जब तक कि वहाँ पे पुलिस की जो संस्वीकृति होती है वो साबित नहीं होती है और पुलिस के कस्टडी में कोई व्यक्ति है उसकी भी नहीं साबित होगी। ठीक है, ये धारा का सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि धारा 26 आपका यही है कि पुलिस की संस्वीकृति नहीं मान्य होगी और पुलिस की कस्टडी में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसकी संस्वीकृति नहीं मान्य होगी जब तक वह स्वयं ही मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान ना दे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे अगले आपके पॉइंट में है मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति। ठीक है, धारा 26 एक अपवाद को भी स्वीकार करती है। पुलिस अभिरक्षा में स्वीकृति के समय यदि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति हो तो वहाँ पे संस्वीकृति वहाँ पे वैध हो जाती है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति इस बात का विश्वास पैदा करती है कि अभियुक्त को मारा पीटा नहीं गया। मतलब यहाँ पे एक अपवाद है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे खड़ा है उस व्यक्ति के सामने जो वहाँ पे बयान दे रहा है, ठीक है, और वहाँ पे पुलिस भी है तो वहाँ पे उस व्यक्ति के बयान को माना जाएगा, उसको वैध माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मजिस्ट्रेट का होने का मतलब ये सिंपल सा ये है कि उसको मारपीट नहीं हुई है और इसीलिए यह कहा जाता है कि वह संस्वीकृति जो होती है आपकी स्वैच्छिक और विश्वास योग्य होती है। ठीक है, न्यायिक अभिरक्षा का जो बात की जाए तो वहाँ पे जुडिशरी
कस्टडी की बात की जाए तो उस समय की गई संस्वीकृति जब अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में होता है तो न्यायालय की हवालात में हो तो वहाँ पे सुसंगत माना जाएगा, चाहे वहाँ पे अभियुक्त पर पुलिस का पहरा हो या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक पुलिस की कस्टडी होती है, एक न्यायिक कस्टडी होती है। तो न्यायिक कस्टडी में वो चीज़ें आपकी सुसंगत मानी जाती है, उसको जो है आपके बयान माने जाते हैं, ठीक है। भले ही वहाँ पे पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो अगर जो पुलिस की कस्टडी है तो वहाँ पे उसके बयान नहीं माने जाएंगे जब तक वह मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बयान नहीं देता है। धारा 27 आपका क्या होता है, इसमें जो सिंपल सा चीज बताया गया कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी चीजें आपकी साबित की जा पाएंगी, कितनी चीजें नहीं साबित की जा पाएंगी, वो आपकी धारा 27 को यहाँ पे बताता है। धारा 27 में ये चीजें और भी है कि संस्वीकृति के परिणाम स्वरूप तथ्यों का पता चलना, ये चीज आपकी इसमें और भी एक पॉइंट को एड ऑन करता है और ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसमें देखते हैं कि साक्ष्य अधिनियम 2 ऐसी परिस्थितियां बताता है जिनमें पुलिस के प्रति संस्वीकृति भी आपकी स्वीकृति सुसंगत होती है। मतलब पुलिस के प्रति, पुलिस के साथ भी वहां पे संस्वीकृति आपकी सुसंगत होती है। एक यह होती है कि जब मजिस्ट्रेट सामने हो तो वहां पे आपकी जो है उसी सुसंगत हो जाएगी, और दूसरा ये होता है कि किसी जो है कथन के फलस्वरूप अपराध से संबंधित कुछ तथ्यों का पता चले और तथ्यों का पता चलने से यह विश्वास हो जाए कि कथन जो वहां पे है वो जबरदस्ती नहीं लिया गया है, ठीक है, कथन सत्य था चाहे वह जबरदस्ती लिया गया हो। दूसरा यह अपवाद धारा 27 का बताया गया है। पहला अपवाद जो है धारा 26 में बताया गया कि वहाँ पे पुलिस होता है, बयान लिया जाता है, अगर मजिस्ट्रेट वहाँ पे उपस्थित है तो उसका बयान माना जाएगा। और दूसरा अपवाद ये है कि अगर जो कथन से यह पता चलता है कि यह हाँ सत्य है, लेकिन भले ही उसके साथ जबरदस्ती किया गया हो तब भी उसको माना जाएगा। यह धारा 27 का अपवाद है। यह धारा अपने से पूर्व वाली धारा के परंतुक है, परंतु रूप में है उसी तरह से, लेकिन सिद्धांत में यहाँ पे अपवाद आपका बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, पुलिस अभिरक्षा में जो है संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी और यहाँ पे मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन वहाँ जो है कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे सत्य वहाँ पे साबित हुई हो। विधायिका का यह आशय प्रतीत होता है कि अपराध, विधायिका मतलब जो वहाँ पे नियम बनाते हैं कि अपराध से संबंधित कोई तथ्य मिल जाने के बाद कथन के बारे में जितनी भी आपत्तियाँ हो सकती हैं सब घुल मिल जाती हैं। संस्वीकृति के फलस्वरूप जो अपराध से संबंधित वस्तु मिलती है वह संस्वीकृति के भाग को निसंदेह सत्य बताती है, जिसके कारण वस्तु प्राप्त हुई है फिर भी वह जो है महत्व नहीं रखती है, तो इसका कथन आपका जो होता है वह उत्प्रेरक, धमकी या फिर वचन परिणाम स्वरूप वहाँ पे होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताएगी। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि धारा 26 में आपका ये पुलिस के सामने जो भी बयान होते हैं वो नहीं माने जाएंगे। उसमें अपवाद ये था कि अगर जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे सामने है तो वो चीज़ मान ली जाएगी, ये अपवाद में था। धारा 27 में यह है कि पुलिस के सामने कोई भी बयान होता है वो मान लिया जाएगा, लेकिन अगर जो उसमें से कोई भी बयान है उसमें से कोई भी चीज़ अगर सत्य होती है तब उसको माना जाएगा, भले ही उसको जो है धमकाकर मारपीट के से मतलब जो जबरदस्ती से जो है बयान लिया गया हो तब भी उसको माना जाएगा। तो धारा 26 और 27 दोनों चीज़ें एक हैं, लेकिन चीज़ें अपनी अलग अलग बयां करती हैं, दोनों में अलग अलग अपना अपवाद हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, धारा 26 और 27 का यहाँ पे संबंध क्या है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, भले ही धारा 26 और 27 एक दूसरे के परंतुक हैं, किंतु वे एक ही प्रकृति की साक्ष्य के बारे में नहीं है। धारा 26 पूर्ण रूप से पुलिस के प्रति संस्वीकृतियों के पर प्रतिबंध आपकी लगाती है और धारा 27 इसको ग्राह्य करती है, जो बहुत ही विशेष महत्व की तथ्य की खोज करती है, भले ही वह संस्वीकृति हो या ना हो। धारा 26 के अधीन मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई संस्वीकृति पूर्ण रूप से साबित की जा सकती है और धारा 27 के कथन के केवल उतने भाग को ग्राह्य करती है जितना की वह जानकारी वहां पे तथ्य से मिलती है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, धारा 27 की अगर जो संवैधानिक विधिमान्यता देखी जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे मारपीट की अगर जो बात आ गई, जो जबरदस्ती की बात आ गई, तो यहाँ पे संवैधानिक विधिमान्यता भी आएगी, ठीक है। संवैधानिक विधिमान्यता की अगर जो बात देखी जाए तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ज्यादा बहस धारा 27 की संवैधानिक विधिमान्यता पर हुई है। न्यायमूर्ति शाह, जिनके बहुमत सहमत था, ने कहा कि अब किसी अपराधी के अभियुक्त यह शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में कहे गए हैं कि जिसके विरुद्ध कथन 27 के अंतर्गत साबित होना है। धारा यह आवश्यक नहीं कहती है कि वह कथन के समय या फिर पूर्ण या वह अभियुक्त हो, ठीक है। ऐसा वहाँ पे नहीं हो सकता कि वहाँ पे जो भी चीज़ें वो कही गई हैं तो वो चीज़ें समय के पूर्ण हो या फिर पूर्व या अभियुक्त हो, ठीक है। न्यायालय ने इसे भी इस तर्क को भी ठुकरा दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 तथा अधिनियम की धारा 27 एक दूसरे के विपरीत होने के कारण संविधान का जो है भाग आपका अनुच्छेद 14 है उसको भंग करती थी, इसको ठुकरा दिया, ठीक है।
धारा 14 के मतलब अनुच्छेद 14 को यहाँ पे भंग नहीं करती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो पुलिस अभिरक्षा में नहीं है पुलिस को जानकारी देता है जिससे किसी अपराध से संबंधित कोई भी बात वहाँ पे मिलती है, वह उसी के विरुद्ध साक्ष्य के प्रयोग में नहीं की जा सकती। यदि वाद में उस अपराध का आरोप उसी पर आ जाए तो यह पुलिस अभिरक्षा में हो और ऐसी जानकारी देता है तो उसके विरुद्ध साक्षी बन जाती है। मतलब कोई व्यक्ति जो पुलिस अभिरक्षा में नहीं हो वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध या फिर कोई ऐसा साक्ष्य देता है जो उस आरोप को सिद्ध करता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे उसके जिसने ये चीज़ बताया है उसके विरुद्ध वो चीज़ें नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है, साक्षी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये समझिए, ये हैं, एक मिनट, जैसे ये हैं और एक ये है, ठीक है, एक बी ए है एक बी है। तो ए ने जो है कोई ऐसा साक्ष्य यहाँ पे दिया, ये पुलिस कस्टडी में नहीं है, पुलिस कस्टडी में नहीं, और ये मान लो कोई है, ठीक है, इसने कोई ऐसा साक्ष्य दिया जिससे यहाँ पे इसके आरोप सिद्ध हो रहे हैं, आरोप, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि जो है अब ये इसका जो है वही जो है कोई मान लो साक्ष्य ऐसा है तो वो साक्ष्य इसके विरुद्ध वो नहीं यूज होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे ये भी चीज़ बताएगी कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये आरोप हो रहा तो वो फिर चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, तो उसी के अनुसार वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके विरुद्ध साक्ष्य बन भी जाएंगी, ठीक है। पहले अगर जो वहाँ पे केवल किसी दूसरे के विरुद्ध वहाँ पे आरोप हो रहा है तो प्रथम के जो है अनुसार उसको वहाँ पे उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट है कि व्यक्तियों को अभिरक्षा में होने तथा ना होने का यह भेद अपराध के बारे में कथन के प्राय होने के संदर्भ में मनमाना नहीं कहा जा सकता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो है अपने मनमाने के तरीके से रखे जाएंगी। विधायिका ने इन दो श्रेणियों में वास्तविक भेद रखा है और कथनों के बारे में भी वहाँ पे संस्वीकृति हो या ना हो भिन्न भिन्न नियम बनाए गए हैं। वहाँ पे आपकी संस्वीकृति ना हो या हो भिन्न भिन्न नियम बनाए गए। इसका क्या मतलब है कि आपका धारा 26 और धारा 27 दोनों बनाया गया है, ये आपके अलग अलग नियम हैं। कौन बनाया है? विधायिका ने बनाया है। दो श्रेणी में रखे गए हैं, वास्तविक भेद रखे गए हैं दो श्रेणी में, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, किसी तथ्य का पता लगाना, ये जो आपका जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि देखो कोई भी चीज़ है अगर जो आप उसको पता लगाएंगे, क्योंकि ये आपका काम है, ठीक है। पुलिस का काम होता है पता लगाना, ठीक है। न्यायालय का काम होता है उसको जो है चीज़ों को जो उसके पास आ रही हैं उसको जो है उसको देखकर उसके अनुसार जो है वहाँ पे न्याय करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है तथ्य को देखते हैं कि अभियुक्त ने बताया कि मैंने प्रश्नगत बंदों को पुराने घर के पीछे की ओर लकड़ियों के एक ढेर में छिपा दिया है और वह वस्तु वहाँ से पे मिली है। न्यायालय ने कहा कि जिस तथ्य को पता लगा था वह बंदूक नहीं थी। वहाँ पे एक अभियुक्त ने उसे वहाँ छिपाया था और उसके कथन के अनुसार उसका वहाँ पे पाया जाना। किसी तथ्य का पता लगने का तात्पर्य किसी वस्तु को खोज निकालने से कुछ अधिक होता है। किसी तथ्य की जो है खोज होना इसीलिए हो जाता है कि अभियुक्त ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि वहाँ पे उसको ज्ञान था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। अगर जो आप कोई वहाँ पे जानकारी दे रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा ना कि कौन चीज़ कहाँ पे पड़ी है। आप ऐसे जो हवा में अपना ज्ञान तो नहीं देंगे, ठीक है, हवा में अपनी चीज़ें तो नहीं बताएंगे, कि आपको उसके बारे में नॉलेज होगा तभी तो आप किसी को बताएंगे या किसी कोर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ न्यायालय ने बोला कि वहाँ पे जानकारी दी होगी तो वहाँ पे उसको उस चीज़ का ज्ञान होगा, ठीक है। केवल उतनी जानकारी सुसंगत होती है जितना कि वहाँ पे तथ्य को पता लगाने में मिलती हैं। बाकी की चीज़ें वहाँ पे सुसंगत नहीं होती हैं, वो चीज़ को जो है खोजने में वहाँ पर निकटतम रूप में पहुँचाती हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति ने उसे टेलीफोन की पहचान की थी जहाँ से षड्यंत्रकारियों ने एक दूसरे से वार्ता की थी, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्ध वहाँ पे जानकारी मानी गई। ये आपका अलग पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका अलग पॉइंट है, ठीक है। दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों अलग अलग केस के आपके पॉइंट हैं, ठीक है। पुलिस को अवैध रिमांड के दौरान आपकी हुई बरामदगी, मतलब क्या, पुलिस ने मान लो कोई छापा डाला, उसमें अगर जो आपकी चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसको अवैध चीज़ों में रखा जाता है। पुलिस अभिरक्षा में दिए गए संस्वीकृति पूर्ण बयानों के फलस्वरूप ऐसी वस्तुओं जो अपराध में फांसने का प्रभाव रखती हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे साक्ष्य इस आधार पर नहीं ठुकराए जाने चाहिए कि वहाँ पे ऐसे समय पर लिया गया कि वहाँ पे बंधन ऐसे समय लिया गया कि जबकि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था, ठीक है।
अवैध वहाँ पे रखा गया था या फिर अवैध आपके रिमांड के स्वरूप में आया था। कि मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया है, आप फिर आपको उसमें पुलिस रिमांड में जाते हैं, उसके अभिरक्षा में जाते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगला आपका पॉइंट हम आप बात करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।